नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दावोस में महाराष्ट्र का महाघोष लाखों करोड़ के निवेश समझौते पर भरोसेमंद विकास साझेदार। भारत स्पेन द्विपक्षीय बैठक, संबंधों को मजबूती, एफटीए और व्यापार विस्तार पर व्यापक चर्चा। राष्ट्रपति सांचेज का भारत दौरा प्रस्तावित। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को साझा घर बताया। मानवता के लिए करुणा और एकजुटता का दिया संदेश। प्रमोद तिवारी ने मनरेगा से गांधी का नाम हटाने पर भाजपा पर हमला बोला। साध्वी निरंजन ने कांग्रेस के कारनामों पर कड़ा दिया जवाब। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साधा फरार, अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के वारंट किए जारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और MRDA की ओर से देश विदेश की प्रमुख कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश से जुड़े समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन MOU के जरिए राज्य में रियल एस्टेट, स्टील, नवीकरण ऊर्जा और ITS डेटा सेंटर, शहरी परिवहन और सतत औद्योगिक विकास क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दावोस में मुख्यमंत्री ने WEF के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रमुख जेफ मेरिट, इंका ग्रुप के CEO जुवेंसियो और कोका कोला के वरिष्ठ अधिकारी माइकल गोल्डमैन सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर महाराष्ट्र में विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुंबई सेक्टर में 20 अरब डॉलर, गढ़चिरौली में स्टील सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए, पालघर में 565 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में IT व डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े करार हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। हालांकि AI के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं और हैं। अधिकांश देश इसके नियमन और सक्रियता से विचार कर रहे हैं। भारत और स्पेन के बीच कूटनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज ने कहा कि दोनों देश इस साल होने वाले कार्यक्रमों के लिए व्यापक तैयारी कर रहे हैं और इसे स्पेन में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि स्पेन के लिए भारत जैसे देश के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों में विश्वास रखता है और बहुपक्षवाद का समर्थन भी करता है। अल्वारेज ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि यह दोनों देशों को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद रहेगा। उन्होंने भारत में स्पेनिश और स्पेन में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति को बढ़ाने पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने आशा जताया कि राष्ट्रपति सांचेज जल्द ही भारत का औपचारिक दौरा करेंगे। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के अपने अनुभव को साझा करते हुए मानवता के लिए गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से देखने पर राष्ट्रीय सीमाएं और भेदभाव अर्थहीन लगते हैं और पृथ्वी एक साझा घर के रूप में नजर आती है। अमेरिका, भारत और स्लोवेनिया से जुड़े यादों को याद करते हुए विलियम्स ने कहा कि ऊपर से पृथ्वी यह एहसास कराती है कि हर इंसान, हर जीव और पूरा पारिस्थितिक तंत्र एक नाजुक स्थान पर साथ साथ मौजूद है। उनका मानना है कि यह दृष्टि मानवता को अधिक निकटता, जिम्मेदारी और करुणा के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी यह लड़ाई संवैधानिक, सैद्धांतिक और विचारधारा से जुड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महात्मा गांधी के नाम के प्रति नफरत रखती है और गोडसे की विचारधारा की पोषक है। तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मनरेगा से गांधी का नाम हटा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सही कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी जिसे भाजपा समाप्त कर रही है। सुनिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। हमारी लड़ाई ये संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसीलिए महात्मा गांधी को जिसने 3 गोलियां मारकर हत्या की थी उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी अगर महात्मा गांधी का नाम बना रहने देते और जो परिवर्तन आपको करना था करते, परंतु महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों, आपने क्यों हटाया, ये देश नहीं समझ पा रहा है। और जहां तक सवाल है संवैधानिक, ये आपने गारंटी जो थी उस गारंटी को क्यों समाप्त किया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मनरेगा इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना थी, गरीबों के लिए गारंटी थी, उसे भाजपा समाप्त कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी द्वारा भाजपा पर गोडसे की विचारधारा का पोषक होने का आरोप लगाने के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कारनामों को भी देखना चाहिए, जैसे कि इंदिरा गांधी ने सरकारों पर गोली चलवाई थी। क्या इस पर प्रमोद तिवारी सवाल उठाएंगे। साध्वी निरंजन ने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस ने एक्ट बदलने का ठेका लिया है और इस तरह के आरोप लगाना उचित है या नहीं। जी है ज्योति जी, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है गोडसे विचारधारा की पोषक है और इसलिए गांधी जी पे 3 गोलियां चलाई गई। गोडसे को किसी ने अच्छा नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस को अपने कारनामे भी देखना चाहिए। इंदिरा गांधी चोरी, वोट चोरी का नारा लगाते हैं ना, इंदिरा गांधी हारी हैं, कोर्ट ने उनको अवैध घोषित कर दिया, पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश के सरदारों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जलती हुई भट्टी में डाला। क्या प्रमोद तिवारी इस पर भी कभी सवाल खड़ा करेंगे? करेंगे क्या कभी? जिस तरह से कांग्रेस ने मीसा में सबको झोंक दिया था, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गांव का हो, चाहे किसान हो, सबको जेल में डाल दिया था। क्या इस पर प्रमोद तिवारी सवाल खड़ा करेंगे क्या? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ। तो कोई विषय है? अब एक सवाल प्रमोद तिवारी जी से और पूछ रही हूँ, ये स्टालिन के साथ गठबंधन किए हुए हैं, पार्लियामेंट में आकर के सारे मिल करके घेरते हैं, तो जो धर्म को अफीम कहते हैं तिवारी हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, तो क्या प्रमोद तिवारी जी उनसे गठबंधन तोड़ेंगे? कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको एक तमाचा लगा, क्या उस पर प्रमोद तिवारी जवाब देंगे? सर वो ये भी कह रहे हैं कि मनरेगा से दिक्कत है भाजपा को, गांधी जी के नाम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया। अच्छा, एक बात मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, शुरू में क्या चला था? जवाहर रोजगार योजना, फिर इसको बदला किसने? कांग्रेस ने बदला, नरेगा कर दिया, ठीक। और नरेगा के बाद फिर क्या किया? मनरेगा कर दिया। तो क्या एक्ट बदलने का ठेका पूरा कांग्रेस ही लिया है क्या? और यदि ये जी राम जी का विरोध करते हैं तो ये सीधे डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का विरोध कर रहे हैं। उनके पिताजी का नाम था जी राम जी, उसका विरोध कर रहे हैं क्या? क्या मनरेगा का नाम चेंज किया तो कांग्रेस ने ठेका लिया था क्या? और मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे पास वो विभाग रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, पहले उपभोक्ता था जो काम करने वाला था, महीना 2-2 महीना भटकता रहता था, अब 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगा, और नहीं पेमेंट होगा तो जितना उसका वेतन बनता है उसका ब्याज लगा करके देना पड़ेगा। और दूसरा, भारत विकसित बनाना है। अभी तक मैंने देखा कई बार जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं विधायक थी, बंदियां पहले से बंदी हैं, उसमें मिट्टी डाल दी गई, उसका पेमेंट हो गया। अब ये होने वाला नहीं है। गांव में पक्की सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, और गांव में आवश्यकता है तो पंचायत भवन बनेंगे, गांव में आवश्यकता है तो बारातशाला बनेंगे, सामुदायिक भवन बनेंगे।
पक्के काम होंगे। ये एक्ट में बहुत संशोधन हुआ है और यदि 125 दिन का उसको काम नहीं मिला तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दूसरा, किसान का जब काम होता था तब भी ये काम चलता रहता था। अब जब किसान की फसल काटी जाएगी तब ये काम नहीं होगा। इसमें बहुत संशोधन किया गया है। गांव विकसित होंगे, प्रदेश विकसित होगा, तब देश विकसित होगा। इसको फोकस करते हुए इस एक्ट में संशोधन किया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा ज्योति जी, क्योंकि जिस तरह से नोएडा में एक इंजीनियर युवक की मौत होती है, सिस्टम पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है, एक लाचार सिस्टम कहे जा रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? नहीं, मैं इसको, क्योंकि मैंने अभी नज़दीक से देखा नहीं कि वहाँ घटना क्या घटी है, लेकिन कल मैं मुख्यमंत्री जी को देख रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर संज्ञान लिया है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसकी कमेटी भी बनाने वाले हैं। इस तरह की घटना कहीं भी होनी नहीं चाहिए। दुखद घटना है, किसी भी राज्य में होनी नहीं चाहिए। चल, बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रही थी साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने कहा कि जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस के खेमे से निकल के सामने आती है वो भारत देश के लिए, संविधान के लिए सही भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले चल रही तैयारियों के दौरान एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने भिंडटोलिया नई सड़क पर जाम लगाकर आगजनी और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलते ही एसडीएम और डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू करने में कोशिश की गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। और क्या क्या पूरी घटना हुई है? यहाँ पे बिंटोलिया में हमारा रोड निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी के दौरान जो हमारा ट्रक है उसमें सामान लोड करके जा रहा था और एक महिला जा रही थी, जिनको धक्का लगने से उनको चोट लगा और इलाज दौरान उनके मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के संबंध में यहाँ पे लोगों के द्वारा अपना विरोध और अपने जो परेशानी है वो व्यक्त की गई। यही सब रहा। जो महिला थी उनका नाम चिंता देवी था, लगभग आयु 55 वर्ष है। परिवार से हम लोग की बातें हो रही हैं, जो भी सरकारी अनुदान और सहयोग है वो हम लोग उपलब्ध कर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। अंतिम संस्कार में शामिल होकर 4 पहिया वाहन से घर लौट रहे एक परिवार की कार अचानक संतुलन खोकर नदी में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गढ़चिरौली जिले के अहेरी तालुका में खमचेनरू और बोरी के बीच दीना नदी के पुल पर हुआ। मृतकों की पहचान यादव विठल राव और कोलपकराव सुनील मुरलीधर कोलपकराव के रूप में हुई है, जबकि अभिजीत यादव कोलपकवार, अर्चना यादव कोलपकवार और पद्म सत्यनारायण गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। अरवली जिले के भिलोड़ा ईडर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां घाटी गांव के पास गेहूं से भरी एक ट्रक पुल से नीचे इंद्रासी नदी में जा गिरी। इस हादसे में ट्रक चालक शांतिलाल ठाकुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इस पूरे हादसे के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। सोनभद्र जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पिपरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक कंटेनर को रोका, जिसकी जांच में 1019 पेटियों में से भरी 23,508 सीसी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जबकि एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बरामद अवैध शराब कंटेनर, ट्रक और मोबाइल की कुल कीमत करीब 1.17 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि सूचना थी कि हाथीनाला जंगल मार्ग से होकर एक कंटेनर के जरिए झारखंड के रास्ते रांची की ओर अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान निवासी आरोपी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आज थाना पिपरी द्वारा
सूचना के अनुसार कार्रवाई की गई है। इसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लगभग 82 लाख रुपए की बरामद हुई है। इसमें कब्जे से 1019 पेटी लगभग 23,508 शीशी व 9,088 लीटर ये अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसमें अलग अलग कंपनी जैसे मैकडॉवेल, रॉयल स्टैग की शराब है। एक इसमें ट्रक पकड़ा गया है, पूरा कंटेनर है, ये 35 लाख रुपए का एंड्रॉइड फोन और एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है जो मूल रूप से जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला है। ड्राइवर द्वारा जो श्रवण कुमार जिसका नाम है उसके द्वारा ये अवगत कराया गया अब तक की पूछताछ में कि इसको एक व्यक्ति द्वारा ये शराब हरियाणा पंजाब के रास्ते रांची के रास्ते होते हुए बिहार भेजने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इसमें इसको कुछ नगद पैसे भी दिए गए थे और इसमें इसको ये बताया गया था कि कैसे कैसे छुप छुपा करके इस शराब को बिना मोबाइल को उपयोग किए आपको ले जाना है। लेकिन पुलिस को ये सूचना गोपनीय रूप से प्राप्त हुई थी और उसको कार्रवाई करते हुए इस अवैध शराब को आज जब्त किया गया, बरामद किया गया। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है। पुलिस विभाग ने मजिस्ट्रेट टीम के गठन के लिए संभल एसडीएम को पत्र भेजा। टीम के गठन के बाद कुर्की की तिथि तय की जाएगी। संभल के एसएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि शारिक साठा थाना नक्सल क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा स्थित पजाया का निवासी है। उसके खिलाफ धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में न्यायालय में पेश न होने पर संबंधित न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार शारिक साठा लंबे समय से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिशें दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। रिकॉर्ड के मुताबिक वह वर्ष 2020 से भारत से बाहर और दिल्ली जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई चला गया था। एसआईटी की रिपोर्ट में उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास की बात कही गई। पुलिस के अनुसार शारिक साठा को देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है। ये देखिए, जो शारिक साठा के विरुद्ध जो हमारी विवेचनाएं चल रही हैं और जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उसमें अभी विवेचक के द्वारा एक प्रकरण में इनकी जो नखासा क्षेत्र में थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की का आदेश जो है वो सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है और उसमें जो है अग्रिम जो है वो कार्रवाई प्रचलित है। इसमें डेट निर्धारित करके और टीम गठित करके जो कुर्की की कार्रवाई है वो यथाशीघ्र जो है वो पूर्ण की जाएगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार आईआईटी कानपुर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां अवसाद से जूझ रहे एक शोधार्थी ने कैंपस की 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। महज 22 दिनों के भीतर यह आईआईटी कानपुर में दूसरी आत्महत्या है, जबकि बीते 2 वर्षों में ऐसी 9वीं घटना बताई जा रही है। मृतका की पहचान राजस्थान के चूरू जिले के विद्यासर स्थित गिरिवसर निवासी 28 वर्षीय रामस्वरूप ईशाराम के रूप में हुई है, जो आईआईटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस पीएचडी कर रहे थे। वह जुलाई 2023 से आईआईटी कैंपस की न्यू एसबीआरए बिल्डिंग में पत्नी मंजू और 2 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उन्हें शारदा नगर स्थित फॉर्च्यून अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एसपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। कल्याणपुर को एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया जाता है कि स्वरूप ईश्वरम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। ये आईआईटी के पीएचडी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने एसबीआरए बिल्डिंग जहां पर ये निवास करते थे वहां पर इन्होंने 2nd फ्लोर से छलांग लगा करके सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, तब तक ये फॉर्च्यून हॉस्पिटल इनको ले जाया जाता है, यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक टीम से उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि ये डिप्रेशन के की प्रॉब्लम थी और कई बार इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और जो अभी जो इनकी वाइफ और जो इनकी बेटी है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया है, बॉडी मॉर्चरी में भिजवाई गई है, जैसे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
हरिद्वार जनपद में प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के आईजी एसके मीणा ने सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की। आईजी ने बताया कि दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत विभिन्न जनपदों से 700 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है और खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उन्होंने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण रूट और कार्यक्रम स्थलों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज़्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। सर कहाँ से? ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, ना रूट की, ना लोकेशन की, ना कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर भी मोटा-मोटा क्या तरह के कार्यक्रम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।